नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, पीछे का विजुअल तो आप देख ही रहे होंगे और कल से ही देख रहे हैं आप। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, यकीन मानिए कि वो देवेंद्र नाथ महतो जो कह रहे थे कि मैं अब आंदोलन का चेहरा नहीं बनूंगा, यानी स्टूडेंट स्टूडेंट ही आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि देवेंद्र नाथ महतो ने अचानक से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। आपको याद रहे कि 2 दिन पहले ही पंडाल को लेकर, टेंट को लेकर कुछ झड़प की खबर आई थी और देवेंद्र नाथ महतो जो दूसरा ग्रुप है वहां, उसमें भिड़ंत होता देखा गया था। उसके बाद ही देवेंद्र नाथ महतो ने कहा था कि मुझे आंदोलन का चेहरा बनने की कोई जरूरत नहीं है, लोग आंदोलन करें, मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और अचानक से बड़ा यू टर्न हो गया। और यू टर्न इस कदर हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो जो कह रहे थे कि आंदोलन का चेहरा नहीं बनेंगे, धरने पर बैठ गए। और उसके बाद एक हमारे सामने भी कुछ सवाल आए और एक्चुअली जिस वक्त यह धरना दिया जा रहा था, जिसमें घोषणा की जा रही थी, मैं भी वहां ही मौजूद था और हमें भी आशा नहीं थी कि इस तरीके से अचानक से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया जाएगा। और उसके बाद ही मेरे दिमाग में कुछ सवाल कौंधने लगे और कुछ फ्लैशबैक में की चीजें याद आने लगी। दरअसल होता क्या है कि राजनीति में जो आप सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका 10% हिस्सा होता है। यानी ऑन द रिकॉर्ड जो होता है वह ऑफ द रिकॉर्ड से चाहे तो बिल्कुल विपरीत होता है या उसके पीछे कई और कहानियां होती है। तो जैसे ही इस आमरण अनशन की शुरुआत हुई, मैं वहीं जम गया, उसी जंतर मंतर पर, रांची के जंतर मंतर पर, जिसे आप लोग सामान्य भाषा में अब कह रहे हैं। मैं भी वहीं बैठा रहा और टटोलने की कोशिश किया, ऑन द कैमरा नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड। और उसके बाद मुझे कई तरह की कहानियां सुनाई पड़ी या छनती हुई मेरे पास आई। आज मैं आपको उन्हीं कहानियों से रूबरू करवाऊंगा और इस अनशन के पीछे की कहानी क्या है उसे बतलाने की कोशिश करूंगा। तो दरअसल इस कहानी को आप समझे उसके पहले जयराम महतो का एक बयान आया है, उसे समझ लें। जयराम महतो ने कहा कि कुछ लोग छात्र आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्र अपनी एकता बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 के मामले में जुड़े लोग आज छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उस मामले में कार्रवाई की मांग उठनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, यानी जयराम महतो ने यह भी कहा कि कुछ कोचिंग संस्थान और बाहरी तत्व आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जेल कैंप को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। उनके अनुसार, में जयराम महतो के अनुसार, पूरा छात्र एकजुट है। जयराम महतो ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ ईडी से भी जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जयराम महतो का जो यह स्टेटमेंट है, मैं इसे इसलिए सुना रहा हूं कि जयराम महतो लगातार इस बात को कह रहे थे कि वे आंदोलन का नेतृत्व करना नहीं चाहते, जेल कैंप नेतृत्व करना नहीं चाहता, क्योंकि यदि जेल कैंप की एंट्री होती है तो पूरा मामला पॉलिटिकलाइज हो जाएगा और लोग कहेंगे यह एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का सियासी ड्रामा है। हालांकि जयराम महतो तब भी कह रहे थे कि वे आंदोलन के साथ रहेंगे और छात्रों को समर्थन करेंगे और उनकी जो पार्टी है जेल कैंप, वे अलग से इस मुद्दे पर अपना राजनीतिक कार्यक्रम करती रहेगी। यानी छात्र ये जो आंदोलन है पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा, नॉन पॉलिटिकल रहेगा, इसमें किसी पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा। ये तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हुआ तो वही, आखिरकार देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन कर करके कहीं न कहीं इस आंदोलन में लीड लेने की कोशिश कर दी है। मैं लीड ही कहूंगा इसलिए कि अभी तक कैंडल मार्च हो रहा था, दूसरे तरह की बयानबाजियां हो रही थी, कोई टावर पर चढ़ रहा था, कोई टावर से उतर रहा था। ये तमाम कहानियां, ये जो दृश्य है, लोगों के बीच जा रहा था और इतना समझा जा रहा था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो ने अचानक से
आमरण अनशन की शुरुआत कर दी, वह एक बड़ी खबर बन गई और अब यह खबर जो है दिल्ली के गलियारों तक गूंज रही है। लेकिन मैं कह रहा था कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो दरअसल जो मेरी कल बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें कई कहानियां सामने आई। पहली कहानी जिसका इशारा जयराम महतो के बयान से भी मिलता है आपको। दरअसल वहां जेल केम से जुड़े जो स्टूडेंट हैं और कुछ न्यूट्रल स्टूडेंट भी हैं, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक पॉलिटिकल शेप देने की कोशिश की जा रही है और पिछले 7-8 दिनों से की जा रही थी। एक पार्टी विशेष की ओर से इस आंदोलन को हाथ में लेने के लिए, माने उसको लीड करने के लिए, नेतृत्वकर्ता बनने के लिए अपने लोगों को इस मूवमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा था और इसके साथ ही पूरा आंदोलन हड़पने की कोशिश हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि इसमें बुराई क्या है। जेल केम भी एक राजनीतिक पार्टी है, वो भी एक राजनीतिक पार्टी है। तो एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी से मिल करके जो सत्तासीन राजनीति है या राजनीतिक दल है उसे पदच्युत करने का आंदोलन तो चला ही सकती है, अमूमन यह होता रहता है, इसमें कहां से बुराई है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसे डी एस्टेब्लिश करने के लिए अपने प्रोग्राम करने का, कंस्पायरेसी रचने का भी हक है। हो सकता है बहुत कुछ यहां भी हो रहा हो। तब उस ओर से आवाज आई कि जिसे आप इतनी समान भाषा में कह रहे हैं, यह झारखंड का दर्द है। मैंने कहा वो कैसे? अजी भाजपा को ही मान लें, भाजपा कोशिश कर रही है कि पूरे आंदोलन को अपने हाथ में ले लें, तो इसमें बुराई क्या है? भाजपा झारखंड की विपक्षी पार्टी है। उसने कहा नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग भी तो यही चाहते हैं कि हेमंत की सत्ता गिरे। आप भी तो यही चाहते हैं कि हेमंत सोरेन युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से 5 लाख रोजगार की बात की गई थी, जिस तरीके से दूसरी घोषणाएं की गई थी, जिस तरीके से जल जंगल जमीन की नारेबाजी की गई थी, आज आज उस रूप में तो चीजें सामने नहीं आ रही है। तब उधर से कहा गया कि देखिए ऐसा है कि हम लोग खतियान और खतियान आधारित आंदोलन की बात करने वाले लोग हैं। सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट या जो मौजूदा राजनीति चल रही है इस जेपीएससी जेएसएससी को लेकर, हमारी प्राथमिकता सिर्फ इसकी नहीं है। हमारी प्राथमिकता के केंद्र में झारखंड है, झारखंड का भविष्य है, झारखंड के युवा है, झारखंड के किसान हैं और इस झारखंड के निर्माण में जो शहीद हुए हैं उन शहीदों की आत्मा भी है। मैंने कहा भाई थोड़ा विस्तार से बता, कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा कि सुनिए, हेमंत सोरेन पर लाख आरोप आप लगा दे, इतना तय है कि हेमंत सोरेन खाटी झारखंडी हैं। और यह भी सत्य है कि ये जो जेपीएससी जेएससीसी का मूवमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, आज हेमंत सोरेन नहीं थे तो भी कर रहे थे। आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन इसके लिए जिम्मेवार है, उन लोग से तो कि हम भी विपक्ष की एक पार्टी हैं। तो हम लोग पूछे कि आप विपक्ष में थे तो क्या किए? भाजपा 17 वर्षों तक शासन में रही, तो जेपीएससी जेएससीसी में जो कुछ हुआ उसका गुनहगार सिर्फ और सिर्फ जेएमएम कैसे होगा? हमारा सवाल तो दोनों से होगा। लेकिन हेमंत सोरेन को सिर्फ कटघरे में खड़ा करना, उन्होंने कहा, उनकी ओर से जो आवाज आई वो कहा कि हम लोग भी करते हैं लेकिन इस रूप में डी स्टेबलाइज नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई जेपीएससी की है, जेएससीसी की है, छात्रों की है और उसकी पॉलिटिक्स करते रहेंगे और उसके आधार पर हेमंत सोरेन को घेरते भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की साजिश दूसरी ओर से हो रही है, पूरे आंदोलन को एक नया टर्न देने की साजिश इसी मैदान जंतर मंतर से हो रही है, हमारी निगाह इस पर बनी थी। मैंने कहा कि इसमें बुराई क्या है? यदि हेमंत सोरेन जाते हैं तो भाजपा स्पेस को भरेगी। कहा कि आप फिर खतरे को नहीं समझ रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन खाटी झारखंडी है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन उस तरफ भाजपा में आपको वही चेहरे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं यूपी से, राजस्थान से, यहां से वहां से आकर के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा कि वहां तो भाई बाबूलाल मरांडी भी हैं, वहां अर्जुन मुंडा भी हैं, वहां चंपाई सोरेन भी हैं। उस ओर से जो कहा गया वो बेहद हैरान करने वाला। तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कभी भी बाबूलाल मरांडी से नहीं है। यहां तक कि जिस अर्जुन मुंडा के बारे में इस तरह की खबरें चलाई जाती है, अर्जुन मुंडा के खिलाफ भी हम लोग नहीं है। हम लोग किसी भी खतियानधारी के खिलाफ नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, अब तक झारखंड में बाहर
या बाहरियों की पॉलिटिक्स हावी रही है, और इस स्टूडेंट मूवमेंट में भी वही हो रहा है। यानी यूपी वाला एक गैंग है, और यह गैंग पूरा का पूरा स्टूडेंट मूवमेंट को अपने हाथ में लेना चाहता है, और हमारी लड़ाई इसी सी है। यानी झारखंड के नौकरियां भी बाहर के लोग खाएंगे, और उसके खिलाफ जब बगावत होगा, विद्रोह होगा, छात्रों में असंतोष होगा, तो उसका नेतृत्व भी बाहर वाले लोग करें। हालांकि उन्होंने कई लोगों का नाम लिया, कुछ नाम तो सबने हो चुके हैं। उनका कहना था कि एक पूरा गैंग है यूपी का, यूपी से जुड़े लोगों का, बाहर के लोग जो भी है राजस्थान या दूसरे लोगों के, उनका एक गैंग है, और ये गैंग कोशिश करता रहता है, या उसकी कोशिश है कि पूरा जो छात्र मूवमेंट है उसको इस तरह से पॉलिटिकल शेप दिया जाए को ऐसे भाजपा के पक्ष में चला जाए। मैंने कहा कि आपकी लड़ाई भाजपा से है या यूपी वाले गैंग से? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से भी नहीं है। भाजपा से इसलिए नहीं है कि उसी भाजपा में बाबूलाल मरांडी भी हैं, उसी भाजपा में चंपाई सोरेन भी हैं, उसी भाजपा में अर्जुन मुंडा भी है। सवाल उसका नहीं है, सवाल बाहरी लोगों से है। और पूरा आंदोलन का जो शेप तैयार किया जा रहा है, और जिस तरीके से जेल कैंप को हटा करके, डिस्प्लेस करके, और कोशिश की जा रही थी कि वे लोग पूरे पूरे आंदोलन को अपने हाथ में ले लें, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ थी। और यही कारण था कि एक तरफ हम लोगों ने घोषणा किया था, ठीक है, कि इस आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल बनाया जाएगा, जयराम महतो भी यही कह रहे थे। लेकिन जब परिस्थितियों का निर्माण इस तरीके से हो गया, इस कदर हो गया कि हमारे चेहरों को या हमारे लोगों को मन से हटाने की कोशिश की गई, तो साफ हो गया कि झारखंड का जो आदिवासी पॉलिटिक्स है, मूलवासी पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं अब उस पर खतरा मंडरा रहा है। और जब वो खतरा मंडरा रहा है तो हमें रिस्क लेना पड़ा। तब चीजें मुझे समझ में आई कि इसका मतलब यह था कि शुरू में कोशिश हो रही थी कि यह नॉन पॉलिटिकल हो, लेकिन बाद में जब लगा कि खतरा बढ़ गया है, और एक यूपी गैंग या जो गैंग उस ओर से आवाज आ रही है, उसके हाथ में जाने का खतरा है। हमारी जो उनसे बात हुई, हमने पूछा कि तो इस हालत में आप पर भी सवाल उठेगा, आपके प्रतिबद्धता पर सवाल उठेगा, आपका कहा जाएगा कि यह नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जेल कैंप का अस्तित्व क्या है, वजूद क्या है, एक विधायक की पार्टी है हमारी, क्या हासिल कर लेंगे इससे? अजी देखा जाए तो आज भी हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हमारे लिए जितना भाजपा है उतना जेएमएम है। सवाल लड़ाई बाहरी लोगों से है। यानी वो जो बार बार कह रहे थे यूपी गैंग, मैंने कहा, हमने पूछा भी कि भाई यूपी गैंग पर इतने क्यों बिखरे हुए हैं आप लोग? उधर से एक बात और जानकारी आई कि उसी यूपी में 69,000 लेखपाल और टीचर भर्ती घोटाला हुआ। जो रिजर्व सीटें थी उसे अनरिजर्व करते हुए समान जातियों के हाथ में दे दिया गया। लेकिन ये जो चेहरे आज वहां चमक रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर, इसमें से किसी ने भी यूपी में आवाज नहीं उठाई, और वही खेल यहां हो रहा है। उनका कहना था कि जिस तरीके से कुछ चेहरों को, झारखंडी चेहरों को आगे करके पूरी पॉलिटिक्स की जा रही है, उस पर हमारी निगाह बनी हुई थी। और वे जो लड़के वहां हैं उसमें 90% लड़के, 95% लड़के हमारे ही लड़के हैं, यानी झारखंडी और झारखंडी मूल के लड़के हैं। सवाल लीडरशिप का है। वे जो वहां नेतृत्व कर रहे हैं उनसे भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई उससे अदृश्य चेहरे से है, जो अदृश्य चेहरा रात में उतरता है और छात्रों को मोटिवेट करता है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनिटी में बाधा बन रहा है। और इसी परिस्थिति में थक हार करके जयराम महतो के इशारे पर ही देवेंद्रनाथ महतो ने इस अनशन का ऐलान किया, ताकि यह जो पूरा आंदोलन है गैर झारखंडियों के हाथों में नहीं चला जाए। यानी लड़ाई झारखंड और झारखंडियों के नौकरी की है, युवाओं की है, तो उसका नेतृत्व करता भी झारखंड के युवा ही रहे, और एक्चुअल युवा हो। ऐसा नहीं कि वे किसी का टूल किट बन के आए। इस मुद्दे पर हमारी उनसे बात हुई, लेकिन एक बीच हमारी एक खबर मुझे और लगी। वो खबर थी कि दरअसल जेल कैंप के अंदर से ही कुछ दूसरे लोग जो लंबे समय से स्टूडेंट मूवमेंट करते रहे हैं, उनकी चाहत थी, वे भी प्लानिंग बना रहे थे कि अनशन की शुरुआत कर दिए जाए। वे खुद भी अनशन पर बैठना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सहमति यह बनी कि नहीं, इस आंदोलन का नेतृत्व
देवेंद्र नाथ महतो ही करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ जेल कैम्प की कोशिश थी कि झारखंड और झारखंडियों की लड़ाई है, झारखंड के युवाओं की लड़ाई है, तो उसका नेतृत्व भी कहीं ना कहीं कोई आदिवासी मूलवासी समुदाय का लोग करे। और जेल कैम्प के अंदर यह लड़ाई थी कि इसका नेतृत्व करता कौन हो। हालांकि वो मामला टल गया। टल इसलिए गया कि कहीं ना कहीं जयराम महतो की ओर से देवेंद्र नाथ महतो के नाम को ही पसंद किया गया, भरोसेमंद माना गया। और खासकर इसलिए भी कि देवेंद्र नाथ महतो लोकसभा का यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछला बार भी उन्होंने लड़ा था, लगभग 3 लाख वोट लाए थे। तो यह उनके लोकसभा का क्षेत्र भी है। और आने लोकसभा का चुनाव होता है तो अगला बार तो देवेंद्रनाथ महतो यहां से एक बार फिर से एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने आएंगे। और आज जो अनशन पर वे बैठे रहे हैं या नेतृत्व कर रहे हैं, इसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। लेकिन एक दूसरी खबर जो मेरे हाथ लगी वह यह थी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन का जो दूसरा आंदोलन हो रहा है तो दूसरे ग्रुप कर रहे हैं, जिसमें एबीपी के लोग भी हैं और वाम दल के भी लोग, तमाम आंसू के लोग भी वही हैं। एक सच्चाई है, आंसू के लोग हैं वहां, एबीपी के लोग हैं वहां, तमाम दलों के छात्र ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। लेकिन जैसा कि वे लोग कह रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता के रूप में वो जो यूपी गैंग है वो सबको मॉडरेट कर रहा है और अपनी शर्तों को मनवा रहा है। लेकिन एक दूसरी खबर यह भी आई, उन्हीं लोगों की बीच से आई, कि दरअसल ऐसा है नहीं कि सब कुछ भाजपा ही वहां ऑपरेट कर रहा है या भाजपा के लोग कर रहे हैं, यूपी गैंग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का भी एक खेमा उसी स्टूडेंट को मदद कर रहा है। वो मदद आर्थिक रूप से हो सकता है, खाने पीने के सामान को लेकर के हो, यानी वो जो दूसरा ग्रुप है उसको कांग्रेस भी मदद कर रहा है, भाजपा भी मदद कर रहा है और यूपी गैंग के लोग भी कर रहे हैं, उनका एलिगेशन रहा है। हालांकि देखना होगा, अब देवेंद्र नाथ महतो ने जब अनशन की शुरुआत कर दी है तो निश्चित रूप से आज से चीजें बदलेगी और देखना होगा कि अब स्टूडेंट का झुकाव किसी और होता है। बड़ी खबर यह है कि रात में ही कल अभिजीत दिपके से भी बात हुई है और अभिजीत दिपके ने कहा है कि झारखंड में जो कुछ हो रहा है, जो छात्र कर रहे हैं, उनकी पूरी सहानुभूति उसके साथ है। अभिजीत दिपके से याद आई कि जेल कैम्प के कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप इस पर भी नजर रखिए कि वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब दिल्ली में मूवमेंट हो रहा था तब कह रहे थे कि इन छात्रों का पिछड़ा लाल कर देना चाहिए। आज वही लोग इस रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में आते हैं और छात्रों को कहते हैं कि तुम बड़ा मूवमेंट करो। तो छात्र चूंकि बहुत समझ नहीं होती या होती है तो उस स्तर तक नहीं होती है, उस चीजों को नहीं समझ पाते। लेकिन चूंकि हम लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे हैं तो हमारे सामने तो यह सवाल उठता है ना कि जो व्यक्ति दिल्ली में कहता है कि पिछड़ा लाल कर दो, वह झारखंड में हमारा इस छात्र मूवमेंट का इतना समर्थक कैसे हो सकता है। और ये वही चेहरे हैं जो यूपी गैंग के, और यूपी में जो कुछ भी होता है, जिस तरह से नौकरियां लूटी जा रही है पिछड़ों वर्ग की, दलित समुदाय की, और उस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में नई सूची बनाने का निर्देश दिया। बावजूद इसकी उनका मुंह वहां नहीं खुलता है। लेकिन झारखंड के मुद्दे पर वे अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं, नेतृत्व लेने की कोशिश करते हैं, और दिल्ली जाते हैं तो पिछड़ा लाल करने की बात करते हैं। तो ये जो डबल पॉलिटिक्स हो रही है उस खेमे के 99% लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि कुछ चंद चेहरों के द्वारा वो हमारी नजर में है। और यही कारण है कि हम लोग ने अंतः फैसला कर लिया कि नहीं, अब देरी हो गई। और यदि हम लोग विधानसभा सत्र के शुरुआत होने का इंतजार करते रहे तो 2 से 3 दिनों में कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि पूरा नेतृत्व जो है झारखंड और झारखंडियों के हाथ से निकल जाएगा। और अंतोगत्वा हम लोग ने यह फैसला कर लिया। तो यह थी वहां की कहानी। दरअसल सबका अपना अपना नैरेटिव होता है। उस खेमे से बात करेंगे तो उनका नैरेटिव है कि भाई जेल के में एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वह अपने बैनर का इस्तेमाल करना चाह रहे। हालांकि एक सच यह भी है कि वहां भी आसू के लोग हैं, वहां वाम के लोग भी हैं, वहां एबीपी के लोगों के बारे में दावा किया जा रहा है कि अब भी पहुंच चुके हैं। तो राजनीतिक बैनर हर जगह है। कुल मिलाकर की स्थिति है कि
ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो भी लोग हैं, आपको न्यूट्रल चेहरे नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्रतिबद्धता है। और इन तमाम प्रतिबद्धताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल झारखंड का है, झारखंडियत का है, झारखंड के युवाओं का है। तो उस खेमा में भी जो लोग हैं उसे गैर झारखंडी नहीं कहा जा सकता, वे भी खाटी झारखंडी हैं, झारखंड के युवा हैं। सवाल जो उठ रहा है वे महज 2 से 4 नाम पर उठ रहा है। और जिस तरीके से अभिजीत दीपको को लेकर के टिप्पणियां की गई है उस टीम के दौरान दिल्ली मूवमेंट के दरमियान, और जिस तरीके से वहां के युवाओं को पिछड़ा लाल और पीला करने की बात कही गई है, अब वही बात झारखंड में मुद्दा बन रहा है, युवाओं के बीच में भी चर्चा हो रहा है। आम युवा भी कह रहे हैं कि यह तो डबल स्टैंडर्ड है। जब जैसे जैसे जानकारी फैल रही है कि उनके जो नेतृत्व करता है वही वहां पिछड़ा लाल होने की बात कर रहे थे, तो आम झारखंडी युवा भी पूछने लगा है कि भाई यह दोहरा पॉलिटिक्स क्यों चलेगा। लेकिन मैं फिर से साफ कर दूं, उस तरफ जो तमाम युवा हैं बेहद मेहनती हैं और उनकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं है। वे डिगे हैं और लड़ाई जो है जेपीएससी की है, लड़ाई जेएसएससी की है, लड़ाई भ्रष्टाचार की है। इस मुद्दे पर उस जयपाल सिंह स्टेडियम के जो तमाम युवा हैं एक मत है, और जयराम महतो जैसा कह चुके हैं कि उनकी कोशिश होगी, उनकी नीति है कि वे इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं होने देना है। अंतिम लड़ाई जो लड़नी है वह लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूलकिट नहीं बनना है और झारखंड और झारखंडियों के हित में लड़ाई लड़नी है। तो निश्चित रूप से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, और जिस तरीके से देवेंद्रनाथ महतो ने अनशन का ऐलान कर दिया है उसके बाद सबकी नजर जयराम महतो पर लगी हुई है। देखना होगा जयराम महतो विधानसभा के अंदर युवाओं की आवाज को लेकर किस तरह गर्जना करते हैं, और जयराम महतो जब जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचते हैं उसके बाद छात्रों का रुख क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।